केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने आशा नोटियाल को टिकट दिए जाने के बाद से कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है। इसी मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि महिला प्रत्याशी चुनाव में उतारने के अलावा भाजपा को यह भी सोचना चाहिए कि उसने 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को महिला अपराधों में पहले स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार अभी भी चुप्पी साधे बैठी है और चंपावत और सल्ट मंडल के अध्यक्ष रेप केस में जमानत पर चल रहे हैं, तो बीजेपी को इन पर भी जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये भी तो बताना चाहिए साथ में कि आपने महिला प्रत्याशी उतारी है, लेकिन आपने उत्तराखंड को महिला अपराध में 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर भी तो ला दिया। अंकिता के बारे में आप क्या जवाब देंगे? आप संतरेसा वाले मामले में 14 साल की बच्ची के रेप में क्या जवाब देंगे? आपके 2 मंडल अध्यक्ष चंपावत और यहाँ का सल्ट का आज जमानत में रेप केसेस में बाहर है। आपका दुख संघ का चेयरमैन आपका जमानत में नहीं, वो जेल में है और उस पदासीन है, अभी भी उसको पद से नहीं हटाया गया है। आप ममता जोशी बहुगुणा के लिए क्या कहेंगे? आप वो 13 साल की बच्ची के लिए क्या कहेंगे जिसका प्रदेश की राजधानी में आईएसबीटी में बलात्कार हुआ? तो ये बीजेपी खाली वोट के लिए यार टिकट देने से कुछ नहीं होता। महिलाएं ये भी तो पूछेंगी कि महिला अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों हमारी बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। भाजपा ने जीत का दावा किया है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर दावा ठोका है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आस्था के खिलाफ कार्य कर रही है। जनता केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया है कि किसी भी स्थिति में इस वर्ष के दिसंबर माह में निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति तय होते ही सरकार निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगी। दिसंबर माह में निकाय चुनाव होंगे, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में प्रदेश के करीब 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसे ही होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव कराएंगे। हल्द्वानी में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। आपको बता दें कि हीरानगर क्षेत्र में एक आवासीय मकान में देह व्यापार की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने छापेमारी की तो सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी के दौरान 2 पुरुष 3 महिलाओं को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इस दौरान आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार नियम के तहत मामला दर्ज कर 5 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक सेक्स रैकेट की सरगना 50 वर्षीय महिला भी गिरफ्तार की गई है। हीरानगर थाना हल्द्वानी क्षेत्र अंतर्गत एक अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल द्वारा रेड की गई, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुषों को अरेस्ट किया गया है और इनके खिलाफ थाना हल्द्वानी में एफआईआर पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। लोहाघाट में यातायात व्यवस्था सुधार के लिए व्यापारियों, टैक्सी संचालकों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। यह बैठक एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर एसएचओ अशोक कुमार ने ली। बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सुझाव मांगे गए। व्यापार संघ ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सुझाव दिए। बैठक में स्टेशन बाजार से बाइकें हटाकर टैक्सी वाहनों को लगाने, पार्किंग स्थल में खड़े खराब वाहनों को हटाने और सड़क किनारे खड़े वाहनों में सवारी ढोने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। जनप्रतिनिधियों द्वारा स्टेशन बाजार में लगाई
रेडी खोखों को पीछे हटाने की मांग की गई। एसएचओ अशोक कुमार ने टैक्सी चालकों से कागजात दुरुस्त रखने, शराब पीकर वाहन ना चलाने और यातायात के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। झांसी के एक अस्पताल में हुई दर्दनाक आग की घटना के बाद हल्द्वानी में अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की सख्त जांच शुरू की गई। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और सीएफओ गौरव किरार के नेतृत्व में प्रशासन और दमकल विभाग की टीमों ने महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अस्पताल की अग्नि सुरक्षा सुविधाओं और कर्मचारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था की पोल खुल गई। निरीक्षण के दौरान मालूम चला कि कर्मचारियों को अग्नि शमन यंत्र उनके बारे में ना जानकारी है, ना बराबर प्रशिक्षण मिला है। पंप हाउस चलाने वाला कर्मी मौके पर मौजूद नहीं था। जो कर्मचारी मौके पर मिले उन्हें पंप हाउस चलाने का प्रशिक्षण भी नहीं था, ना ही फायर हाइड्रेंट के बारे में उन्हें पता था। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि शहर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। अगर किसी अस्पताल में खामियां पाई जाती है तो प्रशासन उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। महिला हॉस्पिटल की बात करी जाए तो जहाँ मेन कमी जो हमको देखने को मिली, यहाँ ट्रेनिंग की काफ़ी कमी है। जो लोगों को 2 महीने पहले ट्रेनिंग दी गई है वो आज उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे ग्राउंड पे, तो इनकी ट्रेनिंग मोर फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। और जो पंप हाउस में जो व्यक्ति जो ट्रेन था पंप के लिए वो अभी उपस्थित नहीं है, तो और किसी को पंप चलाना भी नहीं आया, तो जो पंप हाउस की ट्रेनिंग है वो भी सबको दी जाए, जिससे आदमी के ना होने से कोई असर ना पड़े ऑपरेशन में। अभी जो रिसेंट घटनाक्रम हुआ है उसी के मद्देनज़र जिलाधिकारी महोदया ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी जांच अग्नि सुरक्षा मानकों के क्रम में की जा रही है। उनके द्वारा अग्निशमन विभाग की एनओसीज ली गई हैं, नहीं ली गई हैं, और एनओसीज में जो शर्तें दी गई हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। साथ ही उनके जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इसकी ट्रेनिंग ली गई है कि कैसे उन्हें ऑपरेट करना है, पंप से लेकर जितने एक्सटिंग्विशर्स लगे हैं उनका ऑपरेशन कैसे किया जाना है। और इसके अलावा उनका जो पानी की सप्लाई है, जो पंप हाउस है या जो उनको स्टोरेज के लिए बनाना है, स्प्रिंकलर्स हैं, उन सभी को देखा जा रहा है। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में आईसीयू शुरू होने के बाद व्यवस्थाओं को देखने के लिए एसडीएम सदर हरिगिरी और सीएमएचओ संजय जैन पहुंचे। उन्होंने आईसीयू के साथ अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रबंधन को कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नजर घुमाई। उन्होंने 16 नवंबर से चालू हुए आईसीयू वार्ड को देखा। आईसीयू में पर्याप्त व्यवस्थाओं के बारे में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली। उन्होंने आईसीयू में भर्ती 5 मरीजों से बातचीत भी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई के बेहतर इंतजाम रखने के निर्देश दिए। चूँकि विगत माह में डीएम सर ने इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था और बाकी चीज़ों के साथ एक आईसीयू का भी इंस्पेक्शन हुआ था। उसमें सर ने पाया था कि जो आईसीयू है काफ़ी टाइम से नॉन फंक्शनल है। उसको फंक्शनल करने के लिए डीएम सर ने विभाग के साथ विभागीय अधिकारियों से मीटिंग भी की थी और उसी क्रम में ये जो नॉन फंक्शनल आईसीयू था वो 16 तारीख से फंक्शनल भी हो गया है। विभाग ने चूँकि बताया था कि हमने आपके निर्देश के क्रम में फंक्शनल कर दिया है आईसीयू, तो आईसीयू किस तरह से काम कर रहा है। वायुसेना के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे पर 11 दिवसीय अभ्यास की तैयारी शुरू हुई है। वायुसेना का यह अभ्यास 19 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान वायुसेना की ओर से बहुउद्देशीय परिवहन विमान AN-32 की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया जाएगा। चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी में चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डा वायुसेना के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस हवाई अड्डे को वायुसेना पिछले कुछ समय से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में विकसित कर रहा है। पुलवामा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए चंद्रिका प्रसाद की खटीमा क्षेत्र में झनकैया में उनके घर में पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें सीआरपीएफ के जवान समेत उनके परिवार वाले, झनकैया थाना पुलिस और लोगों ने शहीद की फोटो पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। हमारे चंद्रिका प्रसाद, शहीद चंद्रिका प्रसाद जी जो है
2018 में पुलवामा में पोस्टेड थे, जहां पर इनको आतंकवादियों के साथ लड़ाई के दौरान शहीद हो गए, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो उनके गृह निवास जनगैया में मनाया जाए। लंबे समय से टाले जा रहे नगर निकाय चुनाव और नगर निगम देहरादून और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ महानगर कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। पिछले साल 2 दिसंबर को नगर निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया। विपक्ष लंबे समय से निकाय चुनाव नहीं करवाने को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अभी तक देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने नगर निगम में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और करने में जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग धोखा देने का काम कर रहे हैं, मलिन बस्ती के नाम पे अध्यादेश लाके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अन्य बिंदुओं को लेके 2018 में भी इन्होंने एक बार वादा खिलाफी का काम किया है। 2 नए क्षेत्र जुड़े थे, यू टर्न लेके बोला था 10 साल तक किसी तरह का भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कि जो पूरे देहरादून शहर में जो रोड है टूटी पड़ी हुई है, उनको लेके, और जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको भी ठीक नहीं कराया जा रहा, और सारी जो है भरी पड़ी है नालियां, गंदगी, और दूसरा जो हमारे इतने जो बस्तियों से लोग आ रखे हैं जो मेरे साथ है अभी सारे के सारे, इनको लेकर भी हम एक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बड़े मुद्दे हैं और कांग्रेस ने बाध्य होकर के लोकतंत्र बचाने के लिए काम किया। हमारे नगर निगम को चुनाव ड्यू है, लेकिन सरकार सीधी घोषणा नहीं कर रही, वो चुनाव को टालना चाह रही है। इसलिए हमारा प्रत्याशा है कि लोकतंत्र की हत्या मत करो, गला मत दबाओ, समय पर निर्वाचन, ये लोकल बॉडीज है, नगर निगम में पंचायतें, ब्लॉक है, इनके चुनाव होने दें, लेकिन ये नगर चुनाव टाल दे, उस तक पहली प्रायोरिटी हमारी है। बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारी आत्मा में इतनी बड़ी पीड़ा है। मालिकाना हक के लिए हम बरसों से लड़ते आए हैं। जो मलिन बचते हैं इनको तोड़ने की भाजपा क्यों कोशिश करती है और वोट की राजनीति करती है। अब चुनाव नजदीक आते हैं, बोला हम इसको मतलब 3 साल के बढ़ा देते हैं, इसका 3 साल, तो 3 साल का क्या मतलब। जनता तो डरी हुई, अपना खून पसीने से लोगों ने अब घर बनाया, बोला ये बस्तियां टूटेंगी। क्या ये जो कांग्रेस ने बस्तियां बसाई हैं, क्या इनका टारगेट ये है कि बस्तियों को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे इलाकों में अक्सर वन्य जीव बाहर आ जाते हैं। रामनगर के कोसी बैराज के पास स्थित जंगल से एक विशालकाय अजगर गुप्ता टी स्टॉल चाय की दुकान के अंदर मिलने की सूचना पर इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। चाय की दुकान की सफाई करने के दौरान दुकान के मालिक को अजगर दिखाई दिया, जो कुंडली मारकर बैठा हुआ था। अजगर को देखकर दुकान के मालिक ने अजगर की लंबाई करीब 15 फीट से ज्यादा बताई। जानकारी मिलने पर सेव द स्नैक समिति के चंद्रसेन कश्यप और विक्की कश्यप ने रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। खबर मसूरी से है, जहां लगातार लग रहे जाम और अव्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम अनामिका ने नगरपालिका के अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ लंढोर बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बाजार में पार्किंग को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने मसूरी पुलिस को सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी व्यवस्थित किए जाने के साथ ही चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम मसूरी ने बाजार में हो रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की बात कही। जो मेजर समस्या है, एक तो ट्रैफिक की है और दूसरा अतिक्रमण की है, और दोनों पे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्किंग के पोस्ट चालू करेंगे, उसमें लाइट्स और कैमरास लगाएंगे, और अतिक्रमण के ऊपर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी और रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू इसको ठीक किया जाएगा। जी, किसी भी समस्या का समाधान लोगों में ही बसता है, तो कहीं ना कहीं जब लोगों का सहयोग रहेगा इसमें और लोकल अवेयर रहेंगे तो और खुद भी सहयोग करेंगे, तभी जाके हम पर्यटकों को भी एक सुंदर रूप इसका दिखा पाएंगे। मामला केदारनाथ उपचुनाव का है, जहां भाजपा नेता की गाड़ी में अवैध शराब पकड़ी गई है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपने को कमजोर समझने लगी है। उसे लग रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए अब धनबल, साड़ी, शराब आदि बांटने में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार बाबा केदारनाथ भाजपा को उसकी करनी का फल अवश्य देंगे। हामी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है। मैंने कहा कि सरकारी तंत्र का, मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता बल का पूरा दबाव प्रशासन पर है।
और एक मिली भगत है, गठजोड़ है। ये चाहते थे कि हम इन प्रकार इस चुनाव को जीतना चाहते थे और सब हथकंडे बेकार साबित हुए हैं। और मेरा मानना है कि जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट देने का मन बना लिया है, परिवर्तन का माहौल दिखाई दे रहा है। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर अब उत्तराखंड में जल्द आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। राज्य आंदोलनकारी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी ने कहा कि हल्द्वानी शहर के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2000 करोड़ रुपए का प्रशासन व सरकार से हिसाब मांगा है। वहीं ललित जोशी ने कहा कि नगर निगम प्रशासन के पास सड़क बना चुके ठेकेदारों के देने के लिए 36 करोड़ रुपए नहीं है, तो कहां से 2000 करोड़ रुपए का विकास इस शहर में होगा। दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि किस अधिकार से यूपीसीएल की परिसंपत्तियां अडानी ग्रुप को दी जा रही हैं। यही प्रश्न चाहता हूं कि मेरे सारे पत्रकार बंधुओं के सामने मैंने इस काम में यही प्रश्न चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020-2021 से चुनाव से ठीक पहले आकर के 2000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसका मैंने वीडियो फेसबुक में डाला और आपको भी वीडियो दिखाया है। जो घोषणा की थी वो पैसा कहाँ गया ना। इस हल्द्वानी का हाल यह है कि हल्द्वानी पूरा का पूरा तरह सांड आश्रम में तब्दील हो चुका है। डेंगू का भी आविराशन हो गया। डेंगू आप बताइए, क्या डेंगू चला गया शहर से? पूरी शहर की पूरी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। ठीक ना तो सैनिटेशन की व्यवस्था है, डेंगू अपनी जगह पर है, सड़कें बनी नहीं हैं। 2000 करोड़ रुपए मैं कहता हूँ कहाँ गया? ये प्रश्न बहुत बड़ा विचारणीय है। पत्रकार बंधु को प्रश्न पूछना चाहिए। हम भी पूछने जा रहे हैं आंदोलनों के माध्यम से, हम आंदोलन के माध्यम से इस बात को पूछने जा रहे हैं 2000 करोड़ रुपए कहाँ गया। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया था जो आपने बिजली वाला मुद्दा था, जिसमें मीटर के बारे में आपको बता देना चाह रहा हूं कि अडानी को जो ये दे दिया गया है उसका एमओयू आज तक जो है पता नहीं है कहाँ है। एमओयू अडानी के साथ सरकार ने क्या गुपचुप एमओयू किया कि हम पर थोपने की तैयारी है। अडानी के वो मीटर जो बांग्लादेश में जाकर करके बांग्लादेश में कू हुआ और कू होने के बाद वो जो जितने बचे हुए मीटर थे वो नोबडी टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप ये बताओ कि जो हमको 8.5 रुपया जो प्रति जो यूनिट की जो आप बिजली देने की तैयारी करा रहे हैं हमको यानी जनता को, यानी जनमानस को, और यूपीसीएल के सारे ऑफिस बेचने जा रहा है अडानी को, ये आप बताओ उसका जो एमओयू, अगर ऐसा नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो उसका एमओयू दिखाओ। क्यों नहीं एमओयू दिखा रहे हो? हम पूछ रहे हैं उनसे, एमओयू वो हमको दे नहीं रहे हैं। नगरपालिका परिषद खटीमा में सफाई कर्मचारियों ने तालाबंदी की। उनका कहना है कि लगभग 1 वर्ष के नगरपालिका प्रशासन को मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना था कि यदि उनके मांग पत्र पर प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो वे आंदोलन करेंगे। उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अनुमोदन आते ही 48 नए कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। तो उसका एरिया बढ़ गया है, तो उस एरिया के अनुरूप जो शासनादेश है उसमें कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए जो सफाई कर्मचारी हैं। तो अभी तक वो हो नहीं किया। इसका अनुमोदन करने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। पिछले 1 साल से सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर के मांग पत्र बराबर देते आ रहे हैं और पूरा आश्वासन पालिका प्रशासन द्वारा इनको दिया जाता रहा है। पिछले महीने भी इन्होंने मांग पत्र दिया, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान पालिका प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।